हेलो क्लास। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा लास्ट टाइम बौद्ध धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म को पहले पढ़े थे, बौद्ध धर्म, है ना। तो वो तो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जो एक लंबा चैप्टर होना चाहिए, कहना चाहिए, जो बातें थे उसमें तथ्य थे, वे सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था वहाँ से। इसके आगे हम लोग आज की क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म, उसके आगे के मौर्य साम्राज्य, यहाँ के टाइम पीरियड के बीच में कुछ और चीज़ें थी जिसको पढ़ना था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसका कोई वीडियो भी मैंने लाया नहीं, ठीक है। तो हमें बीच में पढ़ना था, पारसी धर्म पढ़ना था, इस्लाम धर्म पढ़ना था, फिर सिकंदर के बारे में कुछ बातें पढ़नी थी, है ना। तो आजकल वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहे, है ना। अभी सिकंदर का और इसके आगे जब मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य है तो इसमें आप महान अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अशोक के बारे में लगभग एक वीडियो तो उनको भी डेडिकेटेड आएगा, ठीक है। तो उसी में लास्ट में छोटा सी आखिरी बना दिया, सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं, मैं आपको बता दूँगा वीडियो के माध्यम से। चलिए आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। टाइमलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जितना सन है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसमें मेन हम लोग ज़्यादा अच्छी बातें पूरे सन को, है ना, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो अशोक के बारे में है, सम्राट अशोक के बारे में, ठीक। तो चलिए मौर्य साम्राज्य देखते हैं, ठीक। मौर्य साम्राज्य नाम से ही, है ना, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। जो मौर्य साम्राज्य है इसके संस्थापक, उनके संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये जो ठीक है, ये जो शासन हो रहा था, ये कौन से क्षेत्र के आसपास हो रहा था, तो याद रखना है मगध। मगध एक महाजनपद भी है ना। मगध क्या है, महाजनपद था, उसी के क्षेत्र के आसपास में ये जो शासन हो रहा है मौर्य साम्राज्य, याद रखना, स्थापित किया गया था किनके द्वारा, तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अच्छा ठीक है, एक हम लोग महाजनपद के बारे में शायद पढ़ा नहीं है, ठीक है। जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में एक मैं वीडियो, छोटा सा वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो वहाँ से जो महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में भी आएगा, और शासन और साथ में उसका जो है ना, एक जो राजधानी है उनका शासन का जो एक क्षेत्र था, ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र को, वहाँ से उनकी सीमाएँ कितनी थी, कितने दिन तक उस क्षेत्र का विस्तार था, ठीक है, महाजनपद, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो उस वीडियो की बात रहेगी। चलिए अभी संस्थापक आपको देखने को मिला, मौर्य साम्राज्य का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और ये इनका शासन कौन से क्षेत्र में था, तो याद रखना मगध। मगध महाजनपद हुआ करता था, है ना। तो मगध एक अच्छा खासा बड़ा जनपद था। और चंद्रगुप्त मौर्य को ना सेंड्रोकोटस नाम से भी बुलाया जाता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से भी क्या किया जाता था, पुकारा जाता था, ठीक है। या चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता था, याद रखना, ठीक। और इन्हीं के शासनकाल में आपको एक नाम देखने को मिलेगा, वैशाख दत्त, याद रखना है, उस समय के लेखक थे, है ना, वैशाख दत्त। इसके शासनकाल में देखने को मिला आपको चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि ये जो लेखक है ना, वैशाख दत्त हो गया, ठीक है, जैसे कि नाम है यहाँ पे वैशाख दत्त, ये कौन से शासक के समकालीन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वैशाख दत्त के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जानकारी मिलती है, उनके शासन में। और वैशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखित है, किसकी कृति है, तो याद रखना है आपको वैशाख दत्त, ठीक। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, तो वैशाख दत्त की कृति है, ठीक। और वृषल निम्न कुल में उत्पन्न, ठीक है। वृषल का मतलब यहाँ पे है निम्न कुल में उत्पन्न, कहने का मतलब जो कुल होता है ना, जिसमें उच्च और निम्न जाति के बारे में, है ना, कुल में ऐसा बताया गया है। तो उसी में जैसे कि वृषल ये शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब होता है कि जो निम्न कुल में पैदा हुआ, है ना, जो निम्न कुल में क्या किया हो, जन्म लिया हो। तो ये वृषल शब्द का, हाँ, ये मिलेगा किसमें, मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस में आपको बहुत जगह वृषल शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखेगा, जिसमें वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। अच्छा, वृषल या निम्न कुल में उत्पन्न जो है किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हम उनको क्या निम्न कुल में उत्पन्न या निम्न कुल में जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये सब बातें किसके बारे में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि वृषल से संबंधित राजा का नाम बताइए, तो आपको याद करके बताना है कि कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चलिए चाणक्य जी के बारे में तो है ना, इनके बारे में रील भी बहुत आता है, वीडियो भी बहुत है, ठीक है। और साथ में बहुत सारी हमारे
टीवी में आपको धारावाहिक सीरियल देखने को मिलेंगे इनके बारे में। तो चलिए, चाणक्य जो है प्रधानमंत्री थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखना है। चाणक्य जो है क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे, इनके तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी चाणक्य इस्तेमाल न करके कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से इनको क्या किया जाता है? पेपर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, पेपर में कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से पूछ दिया जाता है। आपको याद रखना कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आएगा कि अर्थशास्त्र, ठीक है, और ऐसा आएगा नहीं, इसके मतलब मैंने को ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र से संबंधित जो लेखक है या अर्थशास्त्र कृति किसकी है? तो उनका नाम आपको बताना है चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की कृति है। और यहाँ पे याद रखना कि अर्थशास्त्र से पुस्तक, वो तो नाम तो पुस्तक का है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका मतलब आप उसको अर्थशास्त्र को क्या पैसे से संबंधित पुस्तक में समझें। ठीक है, ये पैसे से संबंधित चीज़ें भी है। अर्थशास्त्र जो बेसिकली क्या है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, जो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य की कृति वाली पुस्तक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है, ये इसमें पैसे से संबंधित है ना, या बाजार, पूंजी है ना, इन सब चीज़ों का इसमें जिक्र नहीं है। अर्थशास्त्र उसमें राजनीति से संबंधित बातों को बताया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें राजनीति से संबंधित बातों को क्या किया गया है? बताया गया। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कैसी है? राजनीति से संबंधित। ठीक, हाँ, और साथ में चाणक्य जी के बारे में याद रखिए बातें, और याद रखिए कि घनानंद को हराने में, ठीक है, घनानंद ये हुआ था किनके भी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी। तो घनानंद को हराने में मदद किया था किसने? तो चाणक्य ने। ठीक है, घनानंद नाम का एक राजा था, उसको हराने में, उनका युद्ध हुआ था किनके साथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उनको हराने में, घनानंद को हराने में चाणक्य जी ने मदद की थी। इसकी तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो बेसिकली अर्थशास्त्र यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि पुस्तक जो है रुपये, पैसे, पूंजी उंजी से संबंधित नहीं है, वो पुस्तक राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति से किस प्रकार संबंधित है, किन बातों को इसमें शामिल किया गया वो। ठीक है, तो राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया। जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है ना, उसमें राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया। मतलब राज्य का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, राजनीतिक संरचना थी उसके बारे में, वहाँ की क्लब नीतियों के बारे में, ये सब। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या है? पहली बात तो राजनीति और राजनीति से संबंधित बातें हैं। इसी में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन के बारे में बताया गया है। साथ राज्य के 7 अंग होते हैं, ये कहा गया कि इसमें तो अर्थशास्त्र, इसे ही सप्तांग कहा गया। ठीक है, राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया गया है, इसमें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में, और उसे ही सप्तांग कहा गया। एक चीज़ और याद रखना, आजकल प्रश्नों में ये ट्रेंड है, चल रहा है कि जो शासक या जो राजा वो किस धर्म को मानने वाले थे, किस धर्म के अनुयायी थे। तो उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, आजकल ऐसा पेपर में देखने को मिलता है कि जो राजा या प्रशासक है उसके बारे में ये पूछा जाता है कि वो राजा और प्रशासक कौन से देवी देवता को मानते थे, किस धर्म है ना, कौन से धर्म को उपासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, अब जैन धर्म के अनुयायी थे, जिसके बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। जैन धर्म, हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय ले रहे थे, जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, वो कहाँ हो? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके अंतिम सांस या अंतिम समय जो इन्होंने व्यतीत किया, वो किया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या क्या व्यतीत किया, बिताया। ठीक, तो ऐसे ही कि यहाँ पे उपवास के दौरान मृत्यु हो जाती है ना, उपवास में ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ चंद्रगुप्त मौर्य में है ना, युद्ध के बारे में ज़्यादा तो वर्णन है नहीं, ये भी कुछ चीज़ें हुई विद्रोह, तो उसके बारे में हम देखते हैं विद्रोह के बारे में। हराया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? हाँ, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा में हराया। ठीक, इसी प्रकार एक युद्ध आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये हुआ था घनानंद से, है ना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? युद्ध को जीत गए। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, अब हराया। ठीक, अब युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा में हराया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, अब युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, जिसमें हार हुई सेल्यूकस निकेटर
और जीत गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। तो यहाँ पे क्या हुई? युद्ध संधि शर्तें हुई, ठीक है। तो अब युद्ध जीत तो चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, हार गए थे सेल्यूकस वगैरह। अब इनके बाद क्या है? युद्ध को रोकने के लिए संधि हुई, ठीक है। युद्ध को रोकने के लिए कुछ संधि हुई, कुछ बातों में तो माना गया जो जीता है वो अपने यहाँ पे शर्त रखेगा, है ना, कि वहाँ पैसे से संबंधित हो, राज्य से संबंधित हो, या उस एरिया को अपने अधिकार में लेने का, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर युद्ध तो हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया से शादी हुई किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की, याद है। कार्नेलिया से शादी किसकी हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। आजकल पेपर में ट्रेंड में देखने को मिला है कि पिता, माता, पत्नी, पुत्री या बेटे से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ठीक है, आप उसको याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था कार्नेलिया, ठीक है। वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अब युद्ध संधि की शर्तें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हुआ था, एक तो उनकी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी गई, ठीक। दूसरा कि 4 प्रांत, ठीक है, 4 प्रांत किसके? तो सेल्यूकस निकेटर के उस समय के। याद रखना है, काबुल वर्तमान अफगानिस्तान, कंधार अफगानिस्तान, हेरात और मैकरान, क्या मैकरान या मकरान, ठीक। आपको याद रखना है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये जो सभी क्षेत्र जो सेल्यूकस निकेटर के अधिकार में थे, इसको किसको दे दिए गए? इसको किसको दे दिए गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना यहाँ पे जो युद्ध संधि शर्तें हुई थी, जिसके अंतर्गत कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया, और साथ ही काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन सभी क्षेत्रों को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। कौन से 4 प्रांत हैं? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है। ये किसके अधिकार में आ गए? जो जीता था उसके। कौन जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और पता चला कि जैन धर्म के प्रभावी थे बोलते चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, जैन गुरु भद्रबाहु, ठीक है, जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, इनसे शिक्षा ग्रहण किया। देखिए यहाँ वैशाख दत्त लिखा था मुद्रा राक्षस, इन्हीं की समय का पुस्तक है इंडिका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल के समय पुस्तक है इंडिका। ये लिखा था किसने? तो मेगास्थनीज, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, या मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए, तो उसका नाम है इंडिका, ठीक है। ये आपको बताना है, मेगास्थनीज, है ना, इंडिका और वैशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इंडिका में बेसिकली, है ना, बताया यहाँ पे क्या गया है, जैसे कि वहाँ पे हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य और साथ ही मौर्य साम्राज्य की जो राजनीति है ना, उससे संबंधित बातों को बताया गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसको लिखा है ना, लिखना तो आते रहता है वाली बात। तो वैशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, ठीक है। उसी प्रकार आगे हमारे चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसमें राजनीति से संबंधित बातें की, राजनीति से, है ना, उस शासन की। उसी प्रकार मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसमें जो है सम्राट के, आजकल क्या होता है कि वेशभूषा से प्रश्न बहुत आने लगे हैं, साथ में सम्राट की जो शोभा, है ना, कि उनके अलंकरण, उनके पहनावे ओढ़ावे, है ना, इसलिए कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके समय में जो इंडिका बेसिकली, है ना, ध्यान से अगर यहाँ पे समझा जाए तो अब जैसे पढ़ेंगे यहाँ तक फिर आपको समझ में आएगा। तो इंडिका में सम्राट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा यात्रा के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें शोभा यात्रा की जो कथा है ना, उसको इसमें सुनिए, इसमें ये शोभा यात्रा कैसे होती थी, किन किन चीज़ों से सजाया जाता था, ठीक। तो इंडिका में सम्राट की शोभा यात्रा के बारे में बताएगी। साथ ही इसमें सोने की पालकी में, ठीक है, जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, उनको सोने की पालकी में बिठाया जाता था, ठीक। सोने की पालकी में सवार होते थे, ठीक है, और उनकी क्या शोभा यात्रा निकाली जाती थी। अंगरक्षक जो है सोने और चांदी से अलंकृत हाथों में सवार होते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक, है ना, इंग्लिश में कहा जाए बॉडीगार्ड, ये सोने और चांदी से अलंकृत, सोने और चांदी को पहनकर हाथों में क्या होते थे? सवार होते थे। शोभा यात्रा निकली है किसकी? सोने की पालकी में, याद रखना, सोने की पालकी में शोभा यात्रा निकली इनकी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और कुछ अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों में सवार होते थे, और कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को लेकर चलते, ठीक है, पेड़ों को लेकर चल रहे, मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसको, और इसी पेड़ के आसपास प्रशिक्षित होकर घूम गया था, ठीक। तो प्रशिक्षित मतलब होते जिनको ट्रेनिंग दिया गया था, होते जिनको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया
से तोतों को भी साथ में लेके चले जाता था। ये सम्राट के सर के चारों ओर घूमते रहते थे, ठीक है। जो सम्राट है अपने सर के चारों ओर घूमते रहते थे, ठीक। और इसके बाद तो देखिए खाना खाने के पहले नौकर, ठीक है, खाना खाने के पहले नौकर जो है इनकी जो खाना है उसको पहले चेक कर देखते थे, ठीक है। ये सिक्योरिटी रीजन से ताकि कोई उसमें खाने में जहर वहर ना मिला दो, है ना, इस बातों। और साथ में अच्छी चीज़ याद रखना कि 2 रात तक लगातार सम्राट जो है एक ही कमरे में नहीं सोते, ठीक। ये इनकी रक्षा से संबंधित है 2 बातें जो है, ठीक है। जिसमें ये है कि उनको जो खाना दिया जाता था पहले उनके खास नौकरों के द्वारा उसको क्या चख के देखा जाता था। उसमें ये देखा जाता है कि जहर वहर से संबंधित या कोई, है ना, ऐसा दुष्परिणाम वाला चीज़ ना मिला। और साथ में 2 रात तक तो लगातार सम्राट एक ही कमरे में नहीं सोते, इसको याद रखना। तो इंडिका में बेसिकली जो सम्राट है उनकी शोभा यात्रा है, उनके जो पहनावे ओढ़ावे हैं, उनका अलंकरण है ना, इसके बारे में बताया गया। चलिए, अब चूंकि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासन था ये मगध महाजनपद में था, तो उस समय हम पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं कि पाटलिपुत्र है ना वर्तमान का पटना उस समय कैसे था। तो ये था विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, ठीक है, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। साथ में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। याद रखना पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। साथ ही जो राजा का महल था ना, ठीक है, ये काठ का बना था। काठ मतलब जी लकड़ी, है ना। राजा का जो महल है चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो महल है ये किसका बना हुआ था? तो काठ का बना हुआ था। पत्थर की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, है ना। जो महल है उसमें पत्थर की नक्काशी आपको देखने की मिलेगी, मतलब पत्थर को काट कर, है ना, एक विशेष आकृति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये पत्थर की आपको नक्काशी यहाँ देखने मिलेगी। चारों ओर आपको उद्यान और चिड़ियों को बसेरा देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ? पाटलिपुत्र। ये सारी बातें कहाँ से कहाँ के लिए हो रही है? पाटलिपुत्र। चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों का बसेरा आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब युद्ध का वर्णन यहाँ पे हम लोग इन 2 युद्ध पहले देखें, ज़्यादा विशेष है नहीं। एक घनानंद को हराने में चाणक्य जी ने मदद की थी, इसके चंद्रगुप्त मौर्य की। और दूसरा युद्ध आपको सेल्यूकस निकेटर से संबंधित देखने को मिलेगा, जिसमें विजेता थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये किसको दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार दिया था, किनको? तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि यहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी थे और अंतिम समय इन्होंने श्रवण बेलगोला का नाटक में बिताया। तो श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान मृत्यु हो गई, किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये जो बातें हैं अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है ना। उनका शासन आप ध्यान देखेंगे तो मगध एरिया में था, है, मगध महाजनपद में था। और ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मृत्यु हो जाती है श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान, ठीक है। उपवास था, है ना, जैन धर्म में, उसके दौरान। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला उत्तराधिकारी है उनका नाम है बिंदुसार, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले उत्तराधिकारी हैं वो आए कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से, ठीक है, बिंदुसार को क्या? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, ठीक है। या अमित्रघात के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो बिंदुसार। याद रखिए, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। अमित्रघात का अगर कोई मतलब, है ना, ये होता है तो वो होता है शत्रु विनाशक। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, है ना, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य मेघस की ये राजदूत, ठीक है, ये किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसी प्रकार एक नाम यहाँ पे याद रखना, डायमेकस। ये डायमेकस राजदूत आए थे किसके समय? तो बिंदुसार के समय, ठीक है। डायमेकस राजदूत है, ये किसके समय आए? तो बिंदुसार के समय आए थे। और कौन से साम्राज्य था? तो याद रखना है मौर्य साम्राज्य, ठीक। और बिंदुसार जो है आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक। बिंदुसार जो है आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। अच्छा, ये संप्रदाय से संबंधित बातें हम लोग, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे, ठीक है। इसके से संबंधित मैं आपको वीडियो लाऊंगा क्रम भारतीय क्रम संस्कृति से, ठीक है। तो अभी आजीविक संप्रदाय के बारे में सिर्फ इतना ही समझे कि इसके अनुयायी थे, ठीक है। संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय होते हैं, उसके प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है, किन बातों से संबंधित है ना, इस चीज़ के बारे में एक और वीडियो अपने लिए लाया जाएगा, ठीक। चलिए, तो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चूँकि यहाँ पे आजीविक संप्रदाय के बारे में है ना आया है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? याद रखना, मखलीपुत्र गोसाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वालीसार के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसर या वारिसार भी कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। अब चूंकि जैन धर्म के बारे में इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अनुयायी थे, यहाँ पर भी जैन धर्म से संबंधित बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बिंदुसार के समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने तो यह शीर्षसेन कहलाए, ठीक है। जैन धर्म में बिंदुसार को शीर्षसेन कहा गया, ठीक है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या तो शीर्षसेन कहा गया। अब बिंदुसार के समय विद्रोह में देखने को मिलता है, ये हुआ तो सिंधु और झेलम नदी के बीच, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के समय हमें युद्ध तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो विद्रोह देखने को मिला था क्या सिंधु और झेलम की नदी के बीच, ठीक, सिंधु और झेलम नदी के बीच हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और फिर अशोक को भेजा, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लगभग 2 वीडियो और आएंगी, है ना, इस वीडियो के बाद। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में विद्रोह देखने को मिला, इसके समय तो बिंदुसार के समय। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा, पहले तो सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा, महान सम्राट अशोक, ठीक। अब बिंदुसार जो है, बिंदुसार, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आपको कुछ अर्थव्यवस्था संबंधित चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे बिजनेस, है ना, व्यवसाय देखने को मिलेगा, साथ में सहयोग। सीरिया शासक थे, ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से, ठीक है, जिनका नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने मेगास्थनीज को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के समय भेजा था, याद रखना। एंटियोकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के समय भेजा था, ठीक है। तो उस समय सीरिया के शासक थे, नाम थे एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने मदिरा मतलब समझ रहे हो ना जी, अल्कोहल, दारू, है ना, और इंग्लिश में बहुत सारा नाम है, इंग्लिश में तो बहुत सारा नाम है, ठीक है। उसी प्रकार सूखे अंजीर एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे, एंटियोकस प्रथम जो सीरिया के शासक थे, इनसे बिंदुसार ने क्या मांगे हैं आपको मदिरा, ठीक है, मदिरा जिसको सोमरस भी कहते हैं, ध्यान रखना। मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है। अंजीर के बारे में बात हो रही थी अभी, बिंदुसार से संबंधित चीज़ें आप याद रखें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तारानाथ बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता था, ठीक। जो तारानाथ है, याद रखेंगे नाम, 16 राज्यों का विजेता था, किसको तो बिंदुसार को, ठीक। और बिंदुसार में जो मंत्री परिषद थी, इनकी जो प्रशासन थी, है ना, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें देखते हैं कि बिंदुसार ने 500 सदस्यों को मंत्री परिषद रखा था, ठीक है। बहुत बड़ा मंत्री परिषद था, बहुत ज़्यादा खर्चे इस पर होते थे, है ना। तो 500 सदस्यों को मंत्री परिषद किसने रखा था, तो बिंदुसार ने, याद रखना। और 500 सदस्यों को मंत्री परिषद का जो प्रधान होता था उसको खलगट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिंदुसार का जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान का नाम क्या है, प्रधान, ठीक है, प्रधान को खलगट के नाम से पुकारा जाता था, याद रखना है। और 500 सदस्यों की क्या थी, मंत्री परिषद थी, किसके समय, तो बिंदुसार के समय। चलिए अब ये बिंदुसार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको तो हम यहाँ पर पढ़ लिया है। अब बिंदुसार के बाद आगे हम लोग चलते हैं अशोक, ठीक है। अशोक के बारे में देखेंगे, अशोक का शासनकाल कैसा रहा, ठीक है। अशोक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनके लिए 2 वीडियो अभी आएंगी, है ना, आपको कंटिन्यू उसको पढ़ते जाना है, देखते जाना है अच्छे से। चलिए अब अशोक के बारे में देखते हैं, ठीक। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, याद रखना। अब बिंदुसार के बाद आएंगे कौन, तो अशोक, ठीक है। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए, अशोक। अशोक के समय आप टाइमलाइन याद रखना, यहाँ पे हम टाइमलाइन के बारे में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आप डेट को अच्छे से याद रखेंगे। 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा कौन, तो अशोक, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा अशोक। अशोक की माता जी का नाम है सुभ्रद्रांगी, ठीक है, सुभद्रांगी। अशोक की माता जी का नाम है सुभद्रांगी, ठीक। और इनके समय याद रखना, अशोक जब राजगद्दी पर बैठे उस समय वो क्या थे, उस समय अवंती के राज्यपाल थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशोक जब मगध के राजगद्दी पर बैठे, ठीक है, उस समय वो अवंती जो उस एरिया था, एक क्षेत्र था, वहाँ का राज्यपाल कौन थे, तो अशोक। और अशोक के बारे में जानकारी हमें विभिन्न लेखों से मिलती है ना, जिसमें अशोक नाम का उल्लेख है, ठीक। अशोक के बारे में जानकारी हमें अलग अलग लेखों से मिलती है, या लेखों से जिसमें अशोक नाम का उल्लेख है। उसमें एक मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा नेतुर और चौथा उड़ेगोला। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोला, ठीक है, उड़ेगोला। ऐसा पूछे कि ये लेख किससे संबंधित है, अशोक से। कौन से राजवंश से संबंधित है, तो मौर्य राजवंश से, ठीक है, याद रखना है।
और मास्की गुर्जरा नेत्योर उड़ेगोल, इसमें अशोक नाम का उल्लेख, ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख कौन से लेख में है, तो याद रखना है मास्की गुर्जरा नेत्योर उड़ेगोला, ठीक है, उड़ेगोला। और ठीक, अब इसको याद रखेंगे, मास्की गुर्जरा नेत्योर उड़ेगोला अशोक से संबंधित है, अशोक के नाम का इसमें उल्लेख है, साथ में ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इतिहास। ठीक, अब अशोक के बारे में हमें इतिहास कैसे पता चलेगी, अशोक के इतिहास ये हमें मिलता है किससे, अभिलेखों से। इसके पहले हम लोग लेख पढ़े मास्की गुर्जरा नेत्योर और उड़ेगोला। अब हम इतिहास से देखते हैं अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो ये हमें मिलेगी कहाँ से, शिलालेख से। ठीक है, शिलालेख कहने का मतलब कि जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े चट्टान, उसमें जो लेख लिखे हैं उससे। उसी प्रकार स्तंभ लेख का मतलब खंभे से, ठीक है, और गुहा लेख मतलब जो गुफा होती है ना, गुफा, जैसे हाथी को गुफा पहले हम लोग मैंने आपको पढ़ाया था छत्तीसगढ़ी पर्यटन में। ठीक है, तो गुफा में कुछ लेख लिखे हैं उससे। तो अशोक के बारे में इतिहास से संबंधित जानकारी हमें लेख में मिला मास्की गुर्जरा नेत्योर उड़ेगोला में, और उसी प्रकार इतिहास से देखा जाए तो शिलालेख से मिलेगा, स्तंभ लेख से मिलेगा, गुहा लेख से मिलेगा। ठीक, अशोक का जो है ना, अशोक से संबंधित जो बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। अभी खैर अशोक के अशोक जब मगध के राजगद्दी पर बैठे तो मगध क्या एक महाजनपद था, उसमें बहुत अलग अलग क्षेत्र थे। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र मिलकर एक महाजनपद बना था। तो इसमें कुछ मौर्य के क्षेत्र हैं जिसको प्रांत नाम दिया गया था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब प्रांत कौन से था, उत्तरापद। ठीक है, उत्तरापद, ठीक, उत्तरापद, और उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, याद रखें, उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि अशोक जब मगध की राजगद्दी पर बैठे उस समय वो अवंती के राज्यपाल, ठीक है, उस समय वो अवंती के राज्यपाल थे। तो अभी देखेंगे आप उत्तरापद, ठीक है, क्या देखेंगे, उत्तरापद, ये मौर्य का प्रांत, मौर्य साम्राज्य का प्रांत था। उस समय किसकी बात हो रही है, अशोक के समय। तो उत्तरापद प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। ये वैसा ही है जी जैसे भारत हमारा एक देश है ना, भारत हमारा क्या प्यारा देश है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब उसके राज्य हैं। उसी प्रकार मगध साम्राज्य था, मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रांत हैं, जैसे आज के वर्तमान में इसको राज्य मान सकते हैं। उत्तरापद, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसी प्रकार उत्तरापद एक प्रांत है, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और इस सब के सम्राट या राजा कौन थे, वो थे अशोक। उसके बाद अगले चलते हैं, अगला प्रांत था अवंती राष्ट्र। ठीक है, अवंती वही राष्ट्र है जहाँ अशोक क्या है, यहाँ के राज्यपाल थे। तो अवंती राष्ट्र की राजधानी है उज्जैनी। ठीक, अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी है, तो उज्जैनी। ठीक, अब आगे देखते हैं कलिंग प्रांत था, इसकी राजधानी है तोसली। कलिंग प्रांत की राजधानी कौन सी है, तो तोसली। और दक्षिणापद, ये मौर्य प्रांत का है ना, दक्षिणापद, इसकी राजधानी थी सुवर्णागिरी। क्या थी, तो सुवर्णागिरी, याद रखिए। उसी प्रकार प्रासी एक पूर्व प्रांत, मगध का पूर्व प्रांत जिसका नाम है प्रासी। ठीक है, इसकी जो राजधानी है पाटलिपुत्र। इसको याद रखना, पाटलिपुत्र से संबंधित बातों को आप याद ही रखेंगे। जो भी आपको है ना उस समय ज़्यादातर महाजनपद देखने को मिलेंगे, वो है ना पाटलिपुत्र और बंगाल के आसपास के ही क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अशोक के बारे में सब बातों को अच्छे से याद रखना कि ये अशोक का प्रांत है ना। अशोक के प्रांत कहने का मतलब आज के जैसे भारत हमारा प्यारा देश है, उसके जो अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही इस समय मगध के ये क्या थे, राज्य थे। ठीक है, इसमें उत्तरापद, इसकी राजधानी तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र, पहले अवंती राष्ट्र के क्या जो अशोक है वो क्या थे, राज्यपाल। अब क्या है, अवंती जो प्रांत है ना यहीं के, तो अवंती प्रांत की जो राजधानी है उज्जैनी हो गई, कलिंग का तोसली, दक्षिणापद का सोनागिरी, प्रासी पूर्व प्रांत का पाटलिपुत्र। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी जिसके बारे में मैं आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो इसके संस्थापक है किसकी, मौर्य साम्राज्य के, उनसे संबंधित बातों को हमने यहाँ पे पढ़ा। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित 2 युद्ध में देखने को मिले। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 2 युद्ध, जिसमें घनानंद है ना, और दूसरा है आपका श्रीकृष्ण निकेतन। ठीक, उसके बाद उससे संबंधित कुछ और बातें हैं जिसको हमने यहाँ पे देखा है ना, अलग अलग पुस्तक में, जैसे कि विशाखदत्त मुद्रा राक्षस कैसे संबंधित था, चाणक्य के अर्थशास्त्र। उसी प्रकार यहाँ पे मेगास्थनीज का इंडिका में किन बातों को समावेशित किया गया था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। साथ में एक युद्ध है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध वर्णन में 2 युद्ध के बारे में यहाँ पे है। तो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 माह के उपहार में दिए, किनको दिए थे, तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किनका हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट है याद। चलिए अब यहाँ पे आपको फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के आगे हम लोगों ने पढ़ा बिंदुसार जो उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी बातें जो है बिंदुसार की, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में बिंदुसार में सीरिया के शासक नाम है गंडीयोगस प्रथम से मदिरा
मुख्य अंजी और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करते हैं, इसको भी याद रखना। और बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। और यहाँ तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो है ना, 1 वीडियो तो आना ही है, 2 वीडियो अशोक से संबंधित चीज़ें आएंगी कि परीक्षा की दृष्टि से अशोक जो पूरे भारत का महान सम्राट हुए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें परीक्षा के, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही निर्णय करते हैं, ये जो बातें इसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और इसके बाद फिर हम अगला क्लास लेते हैं छत्तीसगढ़ी पर्यटन के, और छत्तीसगढ़ी पर्यटन के बाद फिर, ठीक है, चलिए।